नाज़रीन इकराम, आज हमारे नए दफ्तर में, नए स्टूडियो में हमारा पहला दिन है, हमारा नया आगाज़ है। खुशी की बात है, लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। ये भी एक नए साल का आगाज़ है। कल 9 मई था। 9 मई के बाद एक साल 9 मई को पूरा हो गया। ये नए साल का आगाज़ है, जहादी साल का आगाज़ कह लीजिए, फसादी साल का आगाज़ कह लीजिए, किसी भी साल का आगाज़ कह लीजिए, नया सियासी जहद का आगाज़ कह लीजिए। इससे पहले सियासत में जहद नहीं हुआ करती थी। इसको जैसे भी इंटरप्रेट करना चाहें कर लें। मुझे 10 मई का दिन जो है, जो आज का दिन है, 9 मई तो खैर कल गुजरा है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आज 10 मई को जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे 10 मई का दिन याद आया है, जब हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी 1857 में। बचपन में हम उसे 1857 के गदर के नाम पे पढ़ा करते थे, यानी बगावत के नाम पे। बाद में हमें बताया गया कि ये जंग आज़ादी है। मुझे ये याद है कि जब हम तीसरी चौथी के तालिब इल्म थे तो हमें तैयार किया गया कि हम एक आज़ादी का जश्न निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। दरसी किताबों में जो पढ़ा था कि 57 का गदर है, उसकी याद बनाएंगे। उस वक़्त असातिज़ा भी ये बताना भूल गए ये गदर के माने क्या होते हैं और जंग आज़ादी क्या होती है। आज 10 मई को कोई याद नहीं करता, सब भूल गए हैं। 100 साल हमने ज़रूर मनाए थे। आज ये बात ज़रूर याद करते हैं कि 9 मई जो है वो हमारे यहाँ गदर था या जंग आज़ादी थी। वो कुछ लोगों ने बगावत की थी रियासत के ख़िलाफ़। ये अंग्रेज़ नहीं थी जिनके ख़िलाफ़ बगावत की गई थी, अंग्रेज़ नहीं थे वहाँ। ये रियासत के ख़िलाफ़ एक आज़ाद खुद मुख्तार ऐसी रियासत जिसका अपना दस्तूर था, जिसकी अपनी अदलिया थी, जिसकी अपनी पार्लियामेंट थी, उस रियासत के ख़िलाफ़ उसके लोगों ने बगावत की थी और उसकी रियासती इदारों पर हमला किया था। ख़ास तौर पर अस्करी तनसीबात पर, शहीदों की यादगारों पर अटैक किया गया था। वो अस्करी नाजुक इंस्टॉलेशन जहाँ हमारे त्यारे भी खड़े गए थे, वहाँ भी अटैक हुआ था। वो मुजस्समे उतार के फेंक दिए गए थे जो शहीदों के नाम पे बने हुए थे। ये सब हुआ था। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये सब साजिश थी, ये कराया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने कराया। कुछ कहते हैं, ये भी नहीं कहते एस्टेब्लिशमेंट ने कराया, वो लोग कहते हैं लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे थे, जंग आज़ादी गोया इस तरह की बात कर रहे थे, गोया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ये सारी कहानी आज 10 मई को मुझे 1857 याद आ रहा है और 9 मई के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हम नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। और खुशी की बात मैं बयान कर रहा हूँ कि हम भी इस शहर से एक नए अहद का आगाज़ कर रहे हैं, अपने नए स्टूडियो से, अपने नए दफ्तर से। न्यूज़ 1 अपनी ये नशरियात शुरू कर रहा है। तो बहरहाल 9 मई के हवाले से बहुत सी बातें हुई। हमारी DGI-SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसकी बहुत चर्चा हुआ, धूम हुई। उसमें फ़ौज का मौक़िफ़, एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह हुआ। कल बड़ी धुआंधार फंक्शन हुए, तकरीबात हुई, शहीदों की याद बनाई गई। अच्छा, हम शहीदों का इस्तेमाल भी ऐसे मौक़ों पे करते हैं, उनको ऐसे इस्तेमाल करते हैं गोया ये भी गोया प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक है। दूसरी तरफ सियासत बाज़ों ने अपने अंदाज में इसको बयान किया और ये कहा कि देखिए 1 साल गुजर गया है, आप जुडिशल कमीशन ही बना देते, तय हो जाता, दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाता। वो कहते हैं कौन सा जुडिशल कमीशन है भाई, सब कुछ तो हर वाज़े है, पूरी दुनिया ने देखा है। आप किस चीज़ की तहकीक करनी है, कौन तहकीक करेगा उसकी? और अगर अदालत ने तहकीक करनी है तो फिर फैसला कौन करेगा? और अगर ताख़ीर हुई है मुकदमे में तो क्यों हुई है? क्या इस वजह से हुई है कि अदालतें ये फैसला करने में ताख़ीर कर रही हैं कि ये मुकदमा सिविलियन का फ़ौजी अदालत में चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है? आखिर अदालत ने इतना वक्त क्यों लिया है जी? ये भी लोग सवाल उठाते हैं। हर शोबे के बारे में बहुत से लोग सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मुकदमे का फैसला 1 साल तक लटका रहना नहीं चाहिए था, हो जाना चाहिए था। ये जिन पर इल्ज़ामात है उन पर भी ज़्यादती है और उन लोगों पर भी ज़्यादती है जो इस पूरे साने का शिकार बने। बहरहाल आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इसार राना साहब हैं
نذیر لغاری صاحب ہیں, صابر شاہ صاحب ہیں, تینوں بہت سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اور حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, بہت ماہر قانون, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا خیال ہے میں انہی سے حافظ صاحب سے آغاز کروں گا کیونکہ سبجیکٹ ان کا ہے, پھر میں اپنے صحافی ساتھیوں سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. حافظ صاحب, یہ سارا جو واقعہ 9 مئی کا گزرا ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ تجزیہ کرتے ہیں؟ 1 سال گزر گیا ہے, کوئی عدل, کوئی انصاف, کوئی فیصلہ, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, لٹکا ہوا ہے معاملہ. ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ سول کورٹ, سیولین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. جی حافظ صاحب. جی سر, السلام علیکم. جی خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر جی, بالکل. 7 منٹ ہو گیا. آواز پہنچی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. اچھا, میں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ پتہ نہیں پہلا میرا ابتدائیہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا, میں نے اس کو 10 مئی سے جوڑا ہے جب ہم نے جنگ آزادی کا تذکرہ کیا, جس کو غدر بھی کہا گیا, جنگ آزادی بھی کہا گیا, اور 9 مئی کے واقعے کو جوڑا ہے. میں اب سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم اس کا فیصلہ کیوں نہیں کوئی کر سکے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا. جی, یہی میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا لگتا ہے آپ کو, کوئی قانونی ہچ ہے, کوئی ہرڈل ہے, کیا ہے کہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. امیر صاحب, 2 چیزیں اس سارے کیس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک اس کا ہے کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ سے. کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ایسا قانون جو پاکستان کے اندر 1952 سے پاکستان آرمی ایکٹ چل رہا ہے, اور اس کے اندر 1967 کے اندر امینڈمنٹس آئیں کہ ایسے لوگ جو سویلینز ہیں یا پاکستان کی ریگولر آرمی کے امپلائی نہیں ہیں, اور وہ اگر جرم کرتے ہیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر آئے یا سیکشن 2D1 کے اندر یا 2 کے اندر آئے, آپ انہیں ٹرائی کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو امینڈمنٹس تھی, اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی آرٹیکل 8 کے نیچے 1973 کے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے انہوں نے وہ دی. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے 1975 کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں جس کے اندر سویلینز کو آرمی ایکٹ کے اندر یا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے, یہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے نہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, نہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہوتی ہے, نہ آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اب 1975 سے لے کے جب تک یہ ججمنٹ نہیں آئی تھی 2023 اکتوبر تک, ایک کنسسٹنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ایک پریکٹس تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ان امینڈمنٹس کو یا اس لیجسلیشن کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کہا. اب جب پہلی دفعہ یہ فینومینا آیا جس 9 مئی کے اندر آیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب چیلنج کر دیا گیا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو بھی روکیں, پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل کی ایک انڈرٹیکنگ آ گئی, پھر اس کے بعد جو معاملہ جب دوبارہ ٹیک اپ ہوا, اور اس کے اندر ہیسٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 اکتوبر 2023 کو فیصلہ کر کے 1967 کی جو امینڈمنٹس تھی ان کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کا, باوجود اس چیز کے کہ سپریم کورٹ کا 3 ممبرز بینچ سے لے کے 17 ممبرز بینچ جو ہے وہ ان لاز کے اوپر کبھی بھی انہوں نے الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کہا. کیس ٹو کیس کے اوپر وہ ان چیزوں کا فیصلہ کرتے رہے. لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تو پھر آپ کے ملک میں لا ہی نہیں تھا. جب لا نہیں تھا تو چیزیں پھر اور رک گئیں. پھر 13 دسمبر 2023 کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انٹرا کورٹ اپیل نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا, تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر جب 2 ہیئرنگز ہوئیں, پہلے بینچ بدلا پھر ہیئرنگز ہوئی, اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہیں جن کی سزائیں کم ہیں اس کی حد تک جو ہے وہ آپ اناؤنس کریں. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 20 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو ریلیز کر دیا گیا جنہوں نے اپنی سزائیں پوری کر رہی تھی. تو کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر 103 لوگ ٹرائی کیے گئے تھے, ان ساروں کی جو بنیاد ڈلے ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیس ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگز ہے. اب دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے میر صاحب, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے اینٹی ٹیررزم لا کے اندر بھی جو ہے ان کے چلان جو ہے وہ آپ نے جمع کروائے, جو ریگولر آرمی جو آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں.
वहां के ऊपर आपका सिस्टम, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक्सपोज हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर इतना इंपॉर्टेंट एक मैटर है कि जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, या एक आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आपका अटैक हुआ है, तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो अर्ली डिसाइडिंग ऑफ केस पे नहीं गया। अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर इंडाइटमेंट तक नहीं गई। तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन का जो सारा डिपार्टमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारा एक आउटडेटेड जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। फिर पुलिस की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जी जिसके नतीजे बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। नज़ीर लगारी साहब बाकी साथियों को शामिल करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये बात आपने पूरी सुनी, आपको टंडो भावल का वाकया याद होगा। उस वक्त फौज ये कहती है कि हमने तो अपने बंदे को फांसी पर लटका दिया जो मुजरम था, जिसने जुर्म किया था, सिविलियन ने अपने मुजरमों को सजा नहीं दी। क्या ये बात कोई इस तरह का केस नजर तो नहीं आता कि हम एतमाद करते हैं सिविल जस्टिस पर, और सिविल जस्टिस का ये हाल है कि वो आगे नहीं बढ़ता, और फौजी अदालतें जो हैं उन्होंने अपने बंदे निकाल भी दिए, बड़े टॉप के लोगों को बर्खास्त भी कर दिया। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पे? एक तो यह है कि टंडो बहावल के वाक़े से इस वाक़े को हम लाहौर और इस्लामाबाद और सरगोदा और मियाँ वाली में होने वाले वाक़यात के साथ इसका कोई आपस में जोड़ नहीं बनता है। इसलिए कि टंडो बहावल में जो वाक़या हुआ था आपको उसका बैकग्राउंड भी मालूम है और उसके पूरे वाक़यात भी आपके सामने हैं। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था जो नहीं, वो वाक़या था। वो कहते हैं कि हम फौज तो अपने बंदों को सजा देती है, सिविलियन नहीं फौज नहीं। मैं ये कर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि फौज ने अपने फौजी अफसर को सजा दी थी, सजाए मौत दी थी, और क्योंकि वो उसने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया था उसकी सजा यही बनती थी। मैं और अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो कतन एक दूसरा अमल था। बात यह है कि ये क्यों हुआ है, असल इसके असबाब की तरफ जाएं। असबाब ये थे कि जनाब एक पार्टी के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ आप एहतजाज कर सकते हैं, हर आदमी एहतजाज कर सकता है। जो भी शख्स अगर किसी की गिरफ्तारी से मुतासर हुआ है, कोई पार्टी मुतासर हुई है तो एहतजाज कर सकती है, वो कहीं भी एहतजाज कर सकती है, वो सड़कों पर भी आ सकती है, वो मैदान में जलसे भी जाकर कर सकती है। इस तरह का कोई भी एहतजाज हो सकता है, लेकिन आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपके एहतजाज का रुख क्या है। अगर आपका एहतजाज का रुख ये है कि आप इदारों की तरफ और सिक्योरिटी इदारों की तरफ, ख़ास तौर पर मैं इदारे और सर्विसेज में भी बहुत तफरीक करता हूँ। इदारे जो हैं वो आपके लिए यही हैं जो आपके आइन मुतय्यन करता है कि पार्लियामेंट इदारा है, अदलिया इदारा है, और जो है इंतज़ामिया जो एग्जेक्टिव है वो इदारा है। अब बाकी आपकी सिविल सर्विसेज भी हैं और आपकी सिक्योरिटी सर्विस भी हैं। ये नहीं हो सकता है कि आपको एहतजाज करना हो तो आप किसी सिक्योरिटी इदारे के दफातर पर उनके जो मोनूमेंट्स हैं उनके ऊपर, उनके और शहीद जो हैं वो सारे मुल्क के लिए हैं, तो उन शहादा की यादगारों पर आप अटैक कर दें, आग लगा दें और उसके ऊपर हमला आवर हो जाएं, ये कतन दूसरा अमल है, ये एहतजाज नहीं है। ये तो सरासर इनकार है स्टेट का, स्टेट के मेन इंस्ट्रूमेंट का जो आपका डिफेंस फराहम करता है, जो आपका दिफा करता है। उस इदारे के अगर ऊपर चढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रियासत की उन हदों को नहीं मानते हैं जिन हदों के अंदर रियासत ने आपका, शहरियों का, रियासत का, जोग्राफिया का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और हमने रियासत के उसके सिक्योरिटी इदारे के ज़िम्मे और भी बहुत सी चीज़ें लगा रखी हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी उसकी ये है कि वह पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वो उसको कहीं भी जगह पर ख़तरा होगा तो वो आकर अपना किरदार अदा करेगा, और ख़ास तौर पर दुश्मन के मुकाबले में वो आप डट कर खड़ा हो जाएगा। इस इदारे का ये मकसद है। इस इदारे का ये कहाँ से मकसद हो गया कि जनाब आपको नाराज़गी हुई है गिरफ्तारी से, और गिरफ्तारी के बाद आप चढ़ते हैं उसी वक्त ही विद इन नो टाइम आप चले जाते हैं और जाकर हमलावर हो जाते हैं। आप कहाँ करते हैं? आप कोर कमांडर हाउस पर हमला करते हैं। आप कहाँ करते हैं? आप GHQ पर करते हैं, आप हमला करते हैं। आप क्या करते हैं? जो आपका एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है वहां पर जाकर शहादा के अलामतों को आप जो है तोड़ फोड़ करते हैं। आप जाते हैं, आप MM आलम। अच्छा, मेरा एक जज्बाती था एक ताल्लुक है, क्योंकि
मरासिम थे एम आलम साहब से, और मेरे भी ज़ाती बहुत मेरे थे। साथ मैं वही अर्ज करता हूँ एम आलम कि साहब से हमारा, मेरे भी थे, मैंने उनके साथ इकट्ठी तकरीरें भी की हैं कई बार। जी मैंने भी ऐसा किया है। उनके साथ मैं बहुत से मकामात पर साथ भी रहा हूँ, उनके साथ मेरा ताल्लुक भी रहा है, और वो मेरे ऑफिस आया करते थे, तशरीफ लाया करते थे, हम बैठे घंटों बातें करते थे। ये बिल्कुल दूसरा मामला है। उनके साथ एक जज्बाती ताल्लुक भी है, बतौर एक बहादुर के, जरी के, और बतौर एक आपके एक बड़े आदमी के। और उसके अलावा फिर ये क्या था, आपका जो कर्नल शेर खां नाम के आपके फौजी अफसर की यादगार थी, इन तमाम चीजों को क्यों, इन चीजों ने क्या बिगाड़ा था आखिर जिन लोगों को? अच्छा कहते हैं जी हमने नहीं किया, कोई घुस बैठे थे। अच्छा जी घुस बैठे होंगे, कोई और आगे होंगे। अच्छा आपका इल्जाम तो डायरेक्ट ये है कि ये इदारा जो था इसके लोग थे। चले उन्होंने क्या किया, उनने समझा कि हमारे इदारे के अगर लोग हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आदमी को सैक किया। ठीक। उन्होंने अपनी सफों में से लोगों को गिरफ्तार किया। वो अब भी वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये सारे का सारा मामला बिल्कुल सामने है। नजील गार साहब, लेकिन ये दोबारा आता हूं आपकी तरफ से। एहसान राणा साहब, आप क्या कहते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद डिफरेंट हो। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वही है जो लगारी साहब का है। जी माशाल्लाह। जो शोधा हैं वो हम सब के लिए अजमत का और इकराम का निशान है। ठीक। और उन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और जो भी उन पे हमला करता है और तस्दीक करने की कोशिश करता है वो हमारा दुश्मन है। ठीक। लेकिन ये बात इतनी तो ठीक है, लेकिन हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे जो सिक्योरिटी लैब्स थे वो क्यों इतने ज्यादा हुए। यानी इतने अहम मुकामात के ऊपर लोग पहुंचे और सब कुछ किया, किसी एक जगह पुलिस ने एक बंदे को नहीं रोका, और अचानक पुलिस गायब क्यों हो गई, मुझे नहीं आज तक समझ आई। और मुझे ये समझ नहीं आई कि वो पुलिस जो एक सेकंड में पूरा शहर ब्लॉक कर सकती है, उसने आतंकवादियों को खुल के खेलने का मौका दिया और खामोश तमाशाई बनी रही। क्यों? आखिर की क्या मकसद था? फिर दूसरी बात यह है कि आप जदीद तरीन दौर में है, फोरेंसिक हमारे पास बहुत आसान सहूलत मौजूद है, हम फोरेंसिक करा लेते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कौन कौन वहां मौजूद था, कौन कौन वहां मौजूद नहीं था। बिल्कुल उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। और तीसरी बात ये जो अभी आप कह रहे थे कि वो फौजी अदालतों ने सजाएं दी, सिविल अदालतें जो हैं वो नाकाम रही, तो फिर 24 करोड़ लोगों को फौजी अदालतों के हवाले कर दें कि भाई सारे फैसले वही होंगे, हमारा क्या कसूर है? इस वक्त तो यही लग रहा है। अगर हमें इस वक्त तो यही लग रहा है कि फौजी अदालतों के काजियों के हवाले कर दिए जाए, जैसे सऊदी अरब में। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तो अब काजी हुसैन, वो काजी फैज साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि उनके मौजूदगी में जो सिटिंग हुकूमत है वो उन पे अदम एतमाद कर रही है, और वो ये कहती है कि उनकी सरबराही में अदालतें काम नहीं कर रही, और ये फैसले फौजी अदालतों में होने चाहिए ताकि हो जाएं, और ये अदालतें सिविल अदालतें नहीं कर रही। तो ये तो काजी फैज साहब के खिलाफ अदम एतमाद है, और मेरा ख्याल है कि उन्हें इस पे एक्शन लेना चाहिए या वो स्टेप डाउन हो जाना चाहिए अगर वो हुकूमत की तवक्कुआत इंसाफ के हवाले से पूरी नहीं कर पा रहे तो। ठीक। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ, दो जुमले और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने ये रेड लाइन बनानी है ना कि हमने किस चीज का एहतराम करना है, तो इसका इतलाक बिला तफरीक होना चाहिए। ठीक। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं और जावेद लतीफ जो कुछ कह रहे हैं, जो पीर पगाड़ा कह रहे हैं, अचकजई कह रहे हैं, उनका मुंह बंद करना होगा हमें, या उनको कटहरे में लाना होगा कि साबित करें जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो सही है। ठीक कह रहे हैं आप, एहसान राणा साहब ठीक कह रहे हैं। उनके बारे में सिर्फ एक मिसरा कि मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं, शिकस्त भी एक बहुत बड़ा इल्जाम हुआ करती है जिसका कुछ जवाब। जी साबर शाह साहब, आप क्या कहेंगे? सजाद मीर साहब, मैंने सारी गुफ्तगू सुन ली है। मैं देखिए आपकी तरह लाहौर का रहने वाला हूँ, दो चीजों की समझ नहीं आती। मैं भी डिफेंस में रहता हूँ। देखिए सर्वर और थाना 3 मिनट के फासले पे है, 3 मिनट्स, और कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द कम से कम 36 से 40 दफातर हैं ISI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के और मिलिट्री पुलिस के। ये चाहते थे 2 से 3 मिनट में आके इनको रोक सकते थे, रोकना चाहिए था ऐसे लोगों को जो इतना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं।
इनके सामने लिबर्टी मार्केट में जुलूस बना, 15 मिनट में नहीं पहुंचा, 3 घंटे में पहुंचा। तो इन्होंने अपने फराइज जो है उसमें गफलत का मुजाहरा किया और हमारे शोहदा की जो ये यादगारें हैं इनको आग लगाई या उसकी बेहुरमती की, इनसे कौन पूछेगा। और दूसरी बात, वो लोग जिनका नाम शामिल था बकौल आईजी पुलिस के और सीसीपीओ के और पुलिस के अफसरान के, कि जो इस सारे काम में शामिल थे, उनमें से कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 2-1 दिन के बाद, तो वो दूध के धुले कहलाए, वो उनको छोड़ दिया गया, पूछा ही नहीं गया वो क्यों हुआ। फिर मेरे इल्म में है कि कई लड़के, कई बच्चे, कई लोग पकड़े गए, 2 से 5 लाख रुपया लगा और 5 से 7 दिन लगे, वो घर आ गए। बाकी अभी भी जेलों में ही है। वो कैसे घर आ गए, उनको किसने छोड़ा? तो करप्शन भी हुई है, इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, देखिए मीर साहब बात है, ताश का एक खेल है फ्लैश। जब जुआ हो रहा हो और पत्ते लगे हों, शार्पर बैठे हों, तो शफल या रीशफल करने से पत्ते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ताश बदलनी पड़ती है। The present setup created by the Pakistan Army is not delivering at all, and the SIFC performance bears testimony to the fact कि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ना लोकल ना फॉरेन, और इंडिया की रेमिटेंसेस $100 अरब क्रॉस कर चुकी हैं। आप देखिए, कल की खबर है, हमारे यहाँ 30 अरब से ऊपर नहीं जाती थी कि उनके डायस्पोरा का साइज बड़ा होगा, लेकिन उनके लोग अपनी हुकूमत पर ट्रस्ट करते हैं, हमारे लोग जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो यहाँ ट्रस्ट नहीं करते। इतना इम्पोर्टेंट, उनकी जमीनों पे कब्जे हो जाती हैं, इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वजह क्या है कि करंट अकाउंट डिफिसिट जो होता है उसमें एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस अगर ज्यादा हो तो उसमें से, उनके मजमूए में से आप इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं तो वो करंट अकाउंट डिफिसिट कहलाता है। तो अगर हमारे पास तो जरिया आमदन कोई नहीं है स्वाय एक्सपोर्ट्स के, उसमें से भी बहुत सारा पैसा एक्सपोर्टर बाहर खाता है अपने अखराजात के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए, तो 30-32 अरब डॉलर पूरा भी नहीं आता। ये ज़हन में रखिएगा, ये उसको 30-32 अरब डॉलर बताते हैं। सो ना इन्वेस्टमेंट है, ना SIFC परफॉर्म कर रही है सम और दी अदर, तो फिर आपको ताश बदलनी पड़ेगी। वो तो ठीक बात है, वो क्लेम भी कर रही है। मैं तो इस वक्त सिर्फ इसके लीगल पहलू पर, इस पहलू पर जो दहशतगर्दी इस मुल्क में फैली, मैंने मुकाबला किया 10 मई के वाक़े से 1857 के, कि उसको अंग्रेज़ गदर कहता था। हम अपनी किताबों में बचपन में गदर पढ़ते रहे, गदर 1857, बाद में मालूम हुआ कि ये जंग आज़ादी थी। अब पता नहीं ये क्या था जो 9 मई था। एक नए साल का आगाज़ हुआ, एक नए दौर का आगाज़ हुआ, एक नई सियासत का आगाज़ हुआ। उसको जहादी साल कह लीजिए, उसको फसादी साल कह लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फैसला तो करें एज ए नेशन कि 9 मई ने हम पर क्या इम्पैक्ट डाला है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, बात हमारी बहुत फैल गई है और इसके बड़े पहलू हैं, यकीनी तौर पर छोटा मसला नहीं है, इसको तय होना चाहिए। हाफिज़ साहब, इसके कानूनी पहलू आपने पूरे बयान कर दिए कि जो भी हैं। अब मसला ये है कि कैसे तय होगा कि कौम मुतमईन हो कि यकीनी तौर पर इंसाफ हो गया है, अदल हो गया, कैसे हो? मैं चाहता हूं कि मुख्तसर तौर पर आप हमें इस मसले का हल बयान करें। मुख्तसर का लफ्ज़ मैंने एहतियातन इसलिए बयान किया कि मेरे प्रोड्यूसर कान में मुझे कह रहे हैं कि वक्त कम है, आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और लंबी लंबी बातें सुन रहे हैं, तो आप मेरी कुछ साथ दीजिए, क्या जवाब हो सकता है इस बात का? अच्छा मीर साहब, इसके आगे जाने के 3 बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। जितनी देर तक हम इन 3 चीज़ों पे नहीं जाएंगे, हम इस पॉलिटिकल कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। नंबर 1 इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी जुर्म करता है और वो जुर्म की उसकी फोरेंसिक एविडेंस है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। और मई 9 के अंदर जितने भी लोग थे जिनकी फोरेंसिक एविडेंस थी या जियो फेंसिंग थी, उनकी अक्रॉस द बोर्ड जो है उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए। और जब बात हम इस चीज़ की करते हैं कि हम अमेरिका या लंदन की बात करते हैं, तो अमेरिका और लंदन की अदालतों ने डिलीवर किया और आपकी इवनिंग कोर्ट्स बनी। नंबर 2 ये है कि हमें ये मान लेना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि हम हर मामले के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं और उस पॉलिटिक्स से जो है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब अगर आप इस इंसिडेंट को देख लें तो पाकिस्तान के अंदर ये 62 जगहों पे ये इंसिडेंट इस तरह आए हैं और 62 में से 42 आपकी जगह ऐसी थी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी। आप इस तरह देखें कि अगर एक तरफ पुलिस का फेलियर इस तरफ है और हमारी पुलिस जो है ना उसकी कैपेसिटी है और ना ही उसका इन चीज़ों को हैंडल करने का एक तरीका है, वो तो ये है कि फायर फाइटिंग के अंदर को आया और देख लिया, उनके अंदर न था न है, ना उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और जितनी देर नहीं किया जाएंगे, जो हम बात करते हैं कि पुलिस फेलियर है, वो तो हमारे सामने है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर ये है कि हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक डेटरेंस या एक डर जो है
وہ لانے کی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں سٹرکچرل سرجری کی ضرورت ہے کہ ہمارا نظام انصاف اس طرح کا ہو کہ اگر کوئی جرم کرے تو اسے اس چیز کا احساس ہو کہ میں ود ان ٹائم بانڈڈ جو ہے میرے خلاف جو ہے ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی اور مجھے ایک فیئر ٹرائل کے بعد اس کی سزا دے دی جائے گی۔ اب پاکستان کے اندر کوئی مرڈر کرے یا کوئی بڑا واقعہ کرے یا کوئی بکری چوری کرے، سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا انصاف کا نظام جو ہے وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف جانے کی بہت ہمیں اچھا آپ ضرورت نے ہے، 3 اور پوائنٹ، پولیٹیکل اپروچ سے ہاں بڑی کلیئر 3 پوائنٹ بیان۔ جزیل لغاری صاحب، کیا آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوگا، ہمیں ادارہ جاتی انکروچمنٹ سے پرہیز کرنی ہوگی۔ جو عدلیہ ہے وہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے، اور مقننہ اپنا کام کرے، اور کسی ادارے کے جو سروسز ہیں وہ اپنے اپنے کام سے کام رکھیں، وہ کسی اور ادارے کی طرف رخ نہ کریں۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پنیریاں لگاتے ہیں اور پھر پنیریوں کو آپ جو ہے اس کی ساخت و برداشت کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر جب وہ پنیریاں آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس اپنے گملے نہیں ہونے چاہیے۔ نیچرل گملے موجود تھے، آپ جن کو ختم کیا آپ نے۔ آپ کو اسٹوڈنٹ یونین کی طرف جانا چاہیے، آپ کو لیبر یونین کی طرف جانا چاہیے، آپ کو ہمارے پنچایت سسٹم کی طرف جانا چاہیے، آپ ہمارے بلدیاتی اداروں کی طرف جانا چاہیے، جہاں سے لیڈرشپ ہے۔ جو لیڈرشپ آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ آپ کے لیے یہی مسائل پیدا کرتی ہے۔ آپ جو ہے گھڑ گھڑا کر سامنے رکھتے ہیں تو ان میں سے یہ سارے کے سارے جو پیدا ہو کر آپ کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، وہ اس لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک صحیح پولیٹیکل سسٹم کے تحت لوگوں کو نہیں لائے۔ آپ نے پنیریاں لگائیں اور گملوں میں اگایا، اور وہ گملے میں اگائے ہوئے پھول جو ہے آپ کے گلے پر کانٹے بن کر آپ کو آ گئے۔ ٹھیک بات جی۔ اسحاق رانا صاحب، آپ بھی میری اسی طرح مدد کیجئے گا، مختصر وقت میں ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے سارے پورے جو نقشہ آپ کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں سر، یہ 9 مئی میں فوج نے 186 افراد کو گرفتار کیا تھا، 20 کو 7-8 دن پہلے بے گناہ قرار دے کے رہا کر دیا گیا۔ 166 لوگ ہیں جو فوج کے پاس ہیں اسٹیبلشمنٹ آف تھیفٹ کی۔ تو پھر یہ جو سینکڑوں لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، یہ کس جرم میں ہیں؟ اور میں خود کیونکہ ایک صحافی ہوں، آپ جانتے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے ادھر صحافت کر رہا ہوں، جس طرح پنجاب پولیس نے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کی، چادر اور چار دیواری کا مذاق اڑایا، جس طرح لوگوں نے اپنے گھر بیچ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے پیسے بانٹے، اور پنجاب پولیس کے افسر دنوں میں امیر ہوئے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو کیا یہ اداروں کو ڈیفیم کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری چیز یہ کہ میں ایک جملہ اور کہوں گا، مجھے پتا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے اور عوام کے لیے ویسے ہی تھوڑا ہوتا ہے، میں آپ کے پروگرام میں عوام ہوتا ہوں تو جی، کیونکہ خواص میں زیادہ بولنا ہوتا ہے، لیکن میں سر بتائیے کہہ رہا ہوں عوام کہ میں اداروں کا جو احترام ہے نا، وہ اداروں کو خود بھی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پولیس تھانے میں گھس کے سب کچھ کر دیں اور اس کے اوپر آخر میں نعرے مار کے کہیں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ جیسچر سب کو دینا ہوگا کہ دوسرے ادارے بھی اتنے ہی اہم ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی دینا ہوگا۔ آپ کو پتہ نا مرغے بھی بنائے گئے ہیں۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو بنائی گئی، ٹھیک ہے نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھیں نا، پھر ہمارے خواجہ سراؤں کو بھی ایک ہمت مل گئی کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جی، ہمارے خواجہ سراؤں کو بڑا بامانی جملہ کہا آپ نے، خواجہ سراؤں کو بھی ہمت مل گئی۔ جی صابر شاہ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات تو کر دی کہ پولیس اور فوج کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ان کی غفلت سے یہ سب کچھ ہوا۔ عوام تو ایسا کرتی ہوتی ہے، ان کو روکنا چاہیے تھا۔ میں دوسری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، بات کرتے ہیں کہ جی جنرل آصم منیر کی دشمنی ہے عمران سے۔ میں یہ مان لیتا ہوں جنرل آصم منیر بھی ایک انسان ہے، ان کے ساتھ 2 زیادتیاں عمران خان نے کی ہوئی ہیں۔ جب وہ ISI چیف تھے ان کو اتارا، کون بھولتا ہے جی، انسان ہے سارے۔ پھر آخری دن ان کی سروس کے، he was about to hang his boots، تو بڑی مشکل سے وہ آرمی چیف بنے، اور اس سے پہلے وہ سارا دھرنا وغیرہ دیا گیا۔ تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ انسان سے، حضرت انسان سے، کتنی جلدی وہ آپ کو معاف کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی تو معاف نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے جو ISI چیف کے طور پر جو پلندہ پیش کیا تھا وہ ساری کرپشن کا تھا جو اب سامنے آ رہی ہے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ پلندہ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، سبھی نے دیکھا ہے، ان دا ہائنڈ سائڈ، بادی نظر میں
फरागोगी और ये वो बहुत सारी चीजें तो सही महसूस होती हैं। अब मसला तो ये ना, इस मुल्क में अदालती निज़ाम ऐसा है कि पूरा पूरा साल लग जाता है और तो केस आगे नहीं बढ़ता। तो वो चीजें अब तक साबित हो जानी चाहिए थी, या वो बरी हो जाते। तो यहाँ तो मसला अदालती एक मसला नहीं है जी, ये सारी कई जगह से कमीज फटी हुई है मीर साहब, ठीक बात कहाँ से ढांपे और कहाँ से ठीक करें। ठीक बात है जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं बात कुछ और आगे बढ़े। जी नाज़रीन किराम, अब वक्त बहुत कम रह गया, हम पहले बहुत तफसील बात कर चुके हैं। हाफिज साहब, आप बताइए कि आपको अब क्या होता दिखाई देता है? आपने 3 बड़े अच्छे पॉइंट बयान कर दिए हैं, आप बताइए रास्ता क्या नजर आता है आपको? देखिए मीर साहब, रास्ता बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, और उसके बाद ये है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। और उसके लिए जो है हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें मिल बैठ के अब फैसला कर लेना चाहिए कि 76 साल काफ़ी हो गए हैं। और अगर इंडेक्स पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब इंडेक्स है वो आपका सोशल जस्टिस का है, फिर आपका गवर्नेंस का है, फिर आपकी जुडिशरी 140 नंबर के अंदर है, और फिर आप ये देख लें कि आपकी इकनॉमिक कंडीशन इस लेवल पे चली गई है कि आपको हर मामले के अंदर IMF जो है वो डिक्टेट करता है। बावजूद इस चीज़ के कि जिस चीज़ पे हम अपना समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ की आबादी है और दुनिया के बेहतरीन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बैठा हुआ है और बेइंतहा अल्लाह ने इसको रिसोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन हम गुर्बत की ऐसी दहलीज के नीचे चले गए हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो शायद 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेस क्रिएट करें, एक दूसरे को जगह दें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। और यही एक रास्ता इस मुल्क को आगे लेने जाने का, वो है टॉलरेंस, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसका अपहोल्ड करें और इन सारे इदारों की मेजर सर्जरी करें जो इस मुल्क के अंदर डिलीवर नहीं कर रहे। और स्टार्ट जो है इस चीज का करना चाहिए हमारे इंसाफ के निज़ाम से, गवर्नेंस से, और एक आउटडेटेड जो लेजिस्लेशन हमारे मुल्क के अंदर है, चाहे ज़ाब्ता दीवानी या फौजदारी है, कि जिसके अंदर दहाइयां गुजर जाती हैं और हमारे मुल्क का फैसले नहीं हो पाते। ठीक बात है। नज़ीर लगारी साहब, अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। नज़ीर लगारी साहब, मैं तो हाफिज साहब की बातों को इंडोर्स करता हूं, उनको मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी बिल्कुल। एक तो ये है कि आइन जो दायरा कार मुकर्रर करता है जिसके लिए भी उसी दायरा कार में रहना चाहिए। पाकिस्तान का आइन जो है उसको अपहोल्ड किया जाना चाहिए और पाकिस्तान का पार्लियामेंट जो है उसकी तौकीर होनी चाहिए और उसका एहतराम होना चाहिए। बाकी इदारे अपने अपने हुदूद में रहें और सियासत के अंदर जो है वो गैर सियासी इंक्रोचमेंट का सिलसिला नहीं होना चाहिए, वरना ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। हम रहेंगे, इनको भुगतते रहेंगे। आज नहीं तो कोई और आ जाएगा, फिर कल कोई और आ जाएगा। हम इन मुसाइब से जान नहीं छुड़ा सकेंगे जब तक कि आप हकीकी सियासी जो कुव्वतें हैं उनको आगे नहीं आने देंगे और जो पनीरियां हैं उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे। आपके साथ ऐसा ही होता है। पनीरियों का लफ्ज ठीक इस्तेमाल किया आपने। जी एसआर राना साहब। जी बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ कि वैसे भी अब हमें आगे बढ़ना होगा और ये इस बात से बाहर निकल जाना चाहिए कि हम ही सही हैं, सामने वाला जो है वो ठीक नहीं है। और ये भी बात कि सिर्फ हम मुहिब वतन है, बाकी कोई नहीं है, इससे हमें बाहर आना होगा। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके इमरान खान तक हमें इस चीज़ से निकलना होगा कि सारा कसूर सियासतदानों का होता है। जब तक तमाम लोग अपनी अपनी हदूद का एहतराम नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये ताश के 52 पत्ते हैं, इनमें आप 52 ही लोग रखते हैं, वो फेंटे जाएं। कभी बेगम ऊपर आ जाएगी, कभी बादशाह, और कभी जब आपको जरूरत हो तो जोकर को ऊपर ले आएंगे। और कभी ताश की पूरी जरूरत नहीं होगी तो जो 4 साइड के ऊपर जोकर रखते थे उनको निगरान बना के बिठा देंगे। इससे हमें बाहर आना होगा, मुल्क को उसी तरह चलाना होगा। ठीक है, जिस तरह बाकी दुनिया जी साबर शाह साहब, ये मजे की बातें कर रहे थे सार राना साहब, आप क्या कहते हैं? मेरी साहब बात ये, जितनी बातें हम कर रहे हैं सारे किताबी सोल्यूशन है, बुकिश सोल्यूशंस हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये बातें तो हम रोज ही करते हैं, देखना ही है कि क्या हो सकता है। हो यही सकता है कि इन्हीं अदालतों से कम जो चोर हैं उनको तो सजाएं दे दें, अल्लाह का वास्ता है। जो चोर ने लूटा है या तो वो रिकवर कर लें या ब्लैंकेट एमनेस्टी दे दें, सबको माफ कर दें। 9 मई वालों को भी, चोरों को भी, मुल्क लूटने वालों को भी। मैं सही कह रहा हूँ आपको कि शायद को लूटा हुआ पैसा इस मुल्क पे ले आए, वरना ये जो किताबी कहानियां है ना, ये पूरा डीएनए चेंज करना पड़ेगा आपको इसके लिए। और डीएनए कैसे चेंज होगा? यहाँ रेडी वाला भी सेब जो है वो कम तोड़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी माल बड़ा लंबा बना रहा है, जर्नल, जज, मीडिया वाले सारे लूट के खा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट।
ٹھیک ہے جی، کوئی ٹھیک صحیح ہے ہی نہیں، ٹھیک تو ہے، کام وہ ٹھیک کریں جو ہو سکتا ہے، سزائیں دیں کم از کم جو کچھ ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک بات جی۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بہت مختصر وقت میں ہم بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آخری سیگمنٹ ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے، مختصر طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ باٹم لائن سب سے پوچھیں کہ کیا ان کا نتیجہ ہے۔ اب اگرچہ سب بتا چکے ہیں، اب تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں، مختصر طور پر بتا چکے ہیں، لیکن آگے جانے کا راستہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ حافظ صاحب، پہلے میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ بیسک یہ جو معاملہ ہے وہ آپ ہی سے متعلق ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ واٹ از یور باٹم لائن؟ دیکھیں میر صاحب، دنیا کے اندر ایک بڑا مشہور کوٹیشن چلتا ہے، وہ چرچل والا چلتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں، اور اگر عدالتیں ڈیلیور کر رہی ہیں تو ہمارے ملک کو یا لندن کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جتنی دیر تک ہم اس ملک کے اندر سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ اکراس دا بورڈ جو ہے اور اس کے اندر کوئی امپارشیلٹی نہیں آئے گی، یہ نہیں لے کے آئیں گے، یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ جو ہم نے اپنی ڈومینز ایک گروپس یا ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ یہ سسٹم ہمیں سوٹ کرتا ہے، اس میں پٹواری کا نظام بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے، ڈی سی کا نظام بھی ہمیں اس کے اندر سوٹ کرتا ہے، کمشنر کا بھی کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کے پاکستان کا جو عام آدمی ہے، ریاست کو اس کا رخ کرنا چاہیے، ریاست کو اس کی پریورٹی جو ہے وہ ڈیفائن کرنی چاہیے، اور ریاست کو وہ سلوک اس کرنا چاہیے جو دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ریاست جو ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ کرتی ہے۔ جی نذیر لغاری صاحب، بس یہی ہے کہ عوام اس ملک کے مقتدر اعلیٰ عوام ہیں، اور عوام کو ان کا اقتدار لوٹایا جائے، اور اس قسم میں کسی قسم کی بھی انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس ملک کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ یہ دنیا کو پال سکتا ہے، لیکن ہم بہت برے حالات میں اور بہت بری لیڈرشپ میں ہیں، اس وجہ سے یہ ساری کی ساری مصنوعی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے۔ جی اسرار رانا صاحب۔ میں تو یہ کہوں گا سر کہ وہ قوم کو چاہے نواز نہ دو لیکن قوم کو انصاف دے دو، اور انصاف یہ کہ ان کے مینڈیٹ کو مان لو۔ اچھا، خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو مان لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ مینڈیٹ کچلتے ہیں تو پھر یہ ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا چلیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ صابر شاہ صاحب، آپ کچھ لاسٹ ورڈ کہیے گا، آخری گفتگو آپ ہی کی ہے۔ امیر صاحب دعا کریں بس اللہ تعالیٰ کو 5000 انتہائی ایماندار آدمی یہاں پیدا کر دے۔ 5000؟ ہاں کم از کم اتنے تو ہوں گے جی، سسٹم چلانے کے لیے پیدا کرتے ہیں، نہیں لگ نہیں رہے مجھے۔ اچھا، اگر وہ ہوگا تو اس کو اوپر نہیں آنے دیا جا رہا۔ باقی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ ساری کہانیاں میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہی لوگ ہیں، وہی خون ہے، وہی حرکتیں ہیں، وہی عادات ہیں۔ ہم تو کسان کو بھی کھا گئے ہیں، 3 دن سکینڈل آتا ہے، سکینڈل غائب ہو جاتا ہے۔ جی اسرار رانا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا جناب؟ میں کہہ رہا تھا صابر بھائی 5000 لوگوں کا کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا مجھے نہ بیچ میں شامل کیجئے، میں بیزی ہوں، تو باقی لوگ صحیح سے تلاش کریں۔ کیوں صابر شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے شامل نہ کیجئے گا، میں بزی۔ سار آنے والا ہی المیہ ہے ہمارا، ہم سارے سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے ایماندار ہوں۔ تو کہنے کا مقصد جی نذیر لغاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس میں نے کہا کہ میں بھی ان میں نہیں ہوں جن کو چلیے صابر شاہ صاحب کی ٹیم میں مجھے ابھی باہر رکھیے گا۔ ناظرین کرام، گفتگو ہم نے کافی کر لی، اور لائٹ ویٹ میں بھی کر لی، سنجیدگی کے ساتھ بھی کر لی، اور اس کا سلسلے بھی جوڑے تاریخ کے ساتھ کہ کہیں 10 مئی کو ہم نے غدر بھی کہا، جنگ آزادی بھی کہا، اس طرح 9 مئی جو ہے اس کو کچھ فسادی سمجھتے ہیں، کچھ جہادی سمجھتے ہیں، لیکن ایک نئی تاریخ ہے جو اس دن کے بعد شروع ہوئی ہے۔ 1 سال گزر گیا ہے، ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اسی سیاست پہ الجھے ہوئے ہیں، انہی معاملات پہ الجھے ہوئے ہیں، ادارے ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے کچھ کریں، خدا کے لیے کچھ سوچیں، خدا کے لیے بات کو آگے بڑھائیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ